हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं टू पोपट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 31 से लेकर तो आर्टिकल 35। देखिए, इससे पहले हमने कुछ 5 आर्टिकल्स को डिस्कस किया था। हम उसी सीरीज़ को, जो कि हमारे 5 आर्टिकल डेली वाली है, हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले कुछ बातों पर डिस्कशन करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये पार्ट है राइट टू इक्वालिटी का। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये पार्ट है राइट टू फ्रीडम का। आर्टिकल 23 से लेकर 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 ये रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट है। आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक ये एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स हैं। और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। ठीक है, देखिए, इन सब फंडामेंटल राइट्स के अलावा एक फंडामेंटल राइट और हुआ करता था, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी और आर्टिकल 31 ये दोनों एक दूसरे में मर्ज्ड थे। आर्टिकल 31 जो था वो आपको गारंटी देता था कि आपकी जो लैंड है उसको एक्वायर नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। ठीक है, और जो आर्टिकल 19(1)(f) में और आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था, इन सब चीज़ों को इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट कर दिया गया। इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट में अब राइट टू प्रॉपर्टी ऐड नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। देखिए, आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं उन्होंने आर्टिकल 32 को सोल मतलब हमारे संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसी में जो है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण दिया हुआ है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब हमारे अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। और साथ ही साथ में इसमें कुछ रिट्स है ना, जो कि ब्रिटेन से ली हुई है, उन रिट्स के बारे में लिखा हुआ है। अब ये रिट्स क्या होती है, पहले इन्हें समझिए। देखिए, रिट्स ऐसी चीज़ होती हैं जब आपके अधिकारों का गलत इस्तेमाल या फिर उन अधिकारों को छीन लेना किसी किसी कंडीशंस में। ठीक है, तो उन अधिकारों के बदले आप कहाँ पे जाओगे, तो उनके लिए आती हैं रिट्स। ये टोटल 5 रिट्स हैं। इनके नाम सुनिएगा: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सेरिटोरी। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 जो रिट है, इनकी बात जब हम इसके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, तो इन सब को लेकर आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 आपको ये गारंटी देता है कि आपको आपके अधिकारों के प्रति हमेशा न्याय जरूर मिलेगा। और आर्टिकल 32 के थ्रू ही आप सुप्रीम कोर्ट में रिट्स को दायर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 33 को। देखिए, आर्टिकल 33 को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आर्टिकल 33, 34 और 35 है, इन्हें हमारे फंडामेंटल राइट्स का अपवाद कहा गया है। क्यों कहा गया है ये भी समझिए। देखिए, सारे जो आर्टिकल्स थे वो आपको फ्रीडम्स देते हैं, वो आपको राइट्स देते हैं, पर ये जो आर्टिकल्स हैं 3, ये उन आर्टिकल्स को निरस्त करता है। ठीक है, किसी किसी कंडीशंस में हम उन्हें समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की। देखिए, आर्टिकल 33 ये बोलता है कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कुछ लोगों का राइट्स जो है वो छीन सकता है, कुछ लोगों के राइट्स को निरस्त कर सकता है। अब ये कौन लोग हैं, इन्हें भी समझ, जैसे कि हमारी आर्म्ड फोर्स, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो और उनके द्वारा कुछ संगठन जो बनाए गए हैं, इन सब के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 33 के थ्रू पार्लियामेंट छीन सकती है और छीन भी रखे हैं। जैसे कि हमारे जो पुलिस फोर्स हैं, उन्हें ये हक नहीं है कि वो स्ट्राइक पे बैठ जाएं, है ना। कभी आपने देखा कोई पुलिस वाले जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हों, या फिर कोई आर्मी वाला है वो वोट डालने आया हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं की जाती हैं, क्योंकि इन्हें हमारे देश की सुरक्षा को देखना रहता है। तो इसलिए इनके ये हक जो हैं वो छीन लिए गए हैं। देखिए, याद करिए आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 में ये लिखा था कि राज्य सरकार या फिर कोई भी सरकार इस तरह के कानून नहीं बनाएगी जो राइट्स के अगेंस्ट जाते हों। पर आर्टिकल 33 जो है इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें लोगों के राइट्स को छीना जा रहा है, पर कुछ खास लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 34 की। आर्टिकल 34 जो है ये मार्शल लॉ के बारे में बात करता है। अब मार्शल लॉ क्या है इसे भी समझिए। देखिए, मान लीजिए किसी जगह पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और उस जगह पर अब सेना की नियुक्ति की गई है, तो सेना वहाँ पर चाहे उतने लोगों के राइट्स को छीन सकती है। ठीक है, वहाँ पे लोगों को मार सकती है, या फिर जो भी उस कंडीशन में उन्हें सही लगता है वो सब कर सकती है। तो इसके खिलाफ आप संसद में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 34 उन्हें ये पावर देता है। ठीक है, पर
आर्टिकल 34 लोगों को भी ये पावर देता है कि वो सरकार से इस चीज़ की गुहार लगा सकते हैं कि वो उनके जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसकी भरपाई कर दें। पर आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 का यूज़ करके आप नहीं जा सकते। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 35 के बारे में। देखिए आर्टिकल 35 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो जो भी राइट्स लोगों के छीने जाते हैं या फिर कोई उनके अधिकारों को अगर छीनता है तो उनके खिलाफ कोई पनिशमेंट बना सकती है, ठीक है। पर इसकी पावर जो है वो ओनली संसद को है, किसी भी स्टेट असेंबली को इसकी पावर नहीं दी गई है, ठीक है। देखिए इसके अलावा इसके कुछ क्लॉज हैं, जैसे कि इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि केवल राज्य के लोग जो हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 35 में की गई है। मतलब क्या है इसका, देखिए जैसे हमारे वहाँ पे MPPSC निकलता है या फिर कोई से भी स्टेट की PCS एग्ज़ाम निकलती है, तो 16(3) आर्टिकल 16(3) में ये साफ लिखा है कि आप चाहें तो अपने राज्य के ही लोगों को उस फॉर्म को भरने के लिए कह सकते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति उस फॉर्म को नहीं भरेगा। ये बोलता है आर्टिकल 16(3), याद करिए आर्टिकल 16 जो कि सबको इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है। तो आर्टिकल 35 उसका भी हनन करता है, ठीक है। इसलिए इन जो 3 आर्टिकल हैं ये इन्हें अपवाद कहा गया है। साथ ही साथ में आर्टिकल 35 में जो पार्लियामेंट है उसे ये पावर है कि वो रीट की जो पावर है, जो रीट हमने 5 तरह की देखी थी, उन रीट्स की पावर को किसी भी जो राज्य है उसकी कोर्ट को दे सकता है, ठीक है। तो रीट की पावर को सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अदर कोर्ट जो स्टेट कोर्ट्स होते हैं उन्हें भी दे सकता है, ठीक है गाइस। तो ये पढ़ा हमने आज आर्टिकल 31 से लेकर 35 तक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।